Hello and welcome to SST Only. Today's topic is struggle to survive. एक कॉन्सेप्ट है समझना। अगर हम 1715 की बात करें जो पॉपुलेशन फ्रांस की थी वो थी 23 मिलियन एंड आई होप यू नो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। ये जो पॉपुलेशन थी 1789 आते आते 28 मिलियंस हो गए। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी मिलियंस 5 मिलियंस एंड 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। सो कितना हो गया यहाँ पे 50 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई फ्रॉम 1715 से लेके 1789 तक। सो अब होगा क्या, जितने भी एक्स्ट्रा पीपल्स थे और जो एग्जिस्टिंग लोग थे सर वो डिमांड करेंगे फूड ग्रेन्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉज करते हैं और एक समझते हैं डिमांड और सप्लाई का मैच। डिमांड एंड सप्लाई एक गोल्डन रूल है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 पीपल्स हैं और 100 पीपल्स की रिक्वायरमेंट है 100 केजी फूड ग्रेन्स, हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है 1 केजी फूड ग्रेन्स, तो उसको हम 100 में कहेंगे तो 100 केजी फूड ग्रेन्स। सो सप्लाई कितनी होनी चाहिए, वो भी 100 केजी होनी चाहिए। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है यानी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, सर ये यहाँ पे वर्क करेगा कि 100 केजी की रिक्वायरमेंट है और 100 केजी सप्लाई है तो सबको मिल जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड और इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल 100 थी 150 हो गई, लेकिन जो सप्लाई है वो अभी भी सेम है 100 है। ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ज्यादा पीपल डिमांड करेंगे लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है कि डिमांड जो है वो कम आ रही है फॉर एग्जांपल 100 और सप्लाई हो गई है 150, तो ऐसी कंडीशन में लोग लेने वाले कम है, सामान ज्यादा है तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जिसको हम अप्लाई करेंगे हमारे टॉपिक में। अब पॉपुलेशन 50 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी यहाँ पे फ्रॉम 1715 से लेके 1789 तक, और इस 50 लाख पीपल के लिए आपको चाहिए थे फूड ग्रेन्स, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स, और जो एग्जिस्टिंग पीपल हैं उनके लिए तो चाहिए। सो बच्चे हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप एक ग्राफ देखोगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही हुआ, जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो डिमांड्स को मैच नहीं कर पाया और जिसकी वजह से जो उनकी स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उसके प्राइस काफी इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक वर्कर है, ठीक है, और वर्कर की जो अर्निंग है ₹100 यानी वो उसकी मंथली इनकम है। अब 100 रुपीज में अगर हम एक ब्रेड की बात करें तो 10 रुपीज की एक ब्रेड आती है, तो ऐसी कंडीशन में वो कितनी ब्रेड ले पाएगा, यस 10 पीस ले पाएगा। अब ऐसी कंडीशन में 10 पीस जब ले पाएगा दैट मीन्स 10 रुपीज की एक ब्रेड है और यहाँ पे ये 100 में 10 पीस ले पाएगा। अब प्राइस इंक्रीज हो गए हैं ब्रेड के, क्यों, क्योंकि यहाँ में डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम है। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो 20 हो गए हैं यहाँ पे। अब कितना ले पाएगा, अब वो सिर्फ 5 पीस ऑफ ब्रेड ले पाएगा। तो क्या वो पूरे महीने अपना जो उसको 10 ब्रेड्स की रिक्वायरमेंट थी अब वो क्या 5 में सर्वाइव कर पाएगा, आंसर इज नो। अब बच्चे ऐसा क्यों हो रहा था कि जो वर्कर्स थे वो ज्यादा नहीं ले पा रहे थे प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, तो उसको दोबारा से समझिए जरा। जितने भी वर्कर्स थे वो मोस्टली वर्कशॉप में यहाँ पे काम करते थे और वर्कशॉप में उनके जो वेजेस थे ना वो फिक्स थे, मतलब ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहे थे उसके साथ साथ उनके वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब वेजेस भी इंक्रीज होने चाहिए थे प्राइस राइज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 रुपीज में यहाँ पे आप 10 रुपीज पीस था तो 10 ले सकते थे और आपको एक महीने में 10 ब्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब क्या हुआ है, आपकी 20 रुपीज पर पीस हो गया, तो 20 इंटू 10 200, यानी आपकी जो इनकम थी वो 200 होनी चाहिए, तब जाके आप इंक्रीज इन प्राइसेस को ओवरकम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चे। अब ऐसी कंडीशन में जब ये प्रॉब्लम आई तो सिंपली क्या हो जाएगा, सर गैप जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब वो लोग जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे थे यानी जो उनके पास फूड ग्रेन्स थे और वो सामान बना रहे थे ब्रेड का, तो उनको तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि पहले वो 10 रुपीज चार्ज करते थे, अब वो 20 रुपीज कर रहे हैं, तो वो और रिच हो गए। और जो पुअर पीपल्स थे वो और पुअर हो गए, जितनी भी उनकी सेविंग्स थी वो सारी की सारी डिप्लीट होती जा रही थी बच्चे। ऐसी कंडीशन में अब इमेजिन करके देखो कि हमारी जो एक कंडीशन है कि सर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई काफी कम है, जिसकी वजह से प्राइस जो थे वो इंक्रीज हो गए। अब ऐसी कंडीशन में अगर एक चीज यहाँ पे ड्रॉट आ जाए यानी सूखा पड़ जाए या फिर किसी भी और रीजन की वजह से जितना भी आपके यहाँ फूड प्रोडक्शन होता है वो और रिड्यूस हो जाए, तो सर अगर और रिड्यूस हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्राइस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो सर इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, जहां पे जो फ्रांस में जो पीपल थे
सर वो अपनी नॉर्मल सर्वाइवल यानी जो फूड्स थे, बेसिक नेसेसिटी थी, उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और ये जो चीजें थी वो कॉन्टिन्यूसली ओल्ड रिजीम के अंडर में विटनेस होती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, हमने ये देखा कि डिमांड ज्यादा होती है और डिमांड ज्यादा होने के लिए आपकी सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर डिमांड और सप्लाई मैच नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो प्राइसेस इंक्रीज, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, प्राइसेस डिक्रीज। लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट केस हो रहा था कि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सप्लाई कम थी जिसकी वजह से प्राइस काफी इंक्रीज हो गए। और खुदा न खास्ता कोई ड्रॉट आ जाए, हेल स्टॉर्म आ जाए जिससे क्रॉप और डिस्ट्रॉय हो जाए तो सप्लाई और कम, प्राइसेस फिर द इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये ओल्ड रिजीम में जो चैलेंज था वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आता रहता था, जिसकी वजह से जो पीपल्स थे उनको काफी सर्वाइव करना पड़ता था और इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो आपको ये सारे यहाँ पे जो दे रखे हैं बच्चे फॉलोइंग वर्ड्स, इसको यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कितने अच्छे से चीजें यहाँ पे आती हैं। नहीं तो इसका जो आंसर है वो ये सारी चीजें हैं। अगर बैड हार्वेस्ट होता है तो उस कंडीशन में जो फूड ग्रेन्स है उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जो पूरेस्ट पर्सन है वो ब्रेड को परचेज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या सर, वो लोग यहाँ पे लड़ाई दंगे करेंगे अपने फूड्स के लिए, और नहीं तो अगर उनको कम खाना मिलेगा तो उनकी जो बॉडीज है वो वीकर बॉडीज हो जाएंगी। और कोई भी अगर डिसीज आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनकी डेथ की चांसेस काफी बढ़ जाएंगी। और अगर फूड रेट्स में कभी यहाँ पे फाइट हो जाती है या फिर जो सोल्जर्स उनको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए मारेंगे, बीट करेंगे या फिर उसको यहाँ पे फायर करेंगे, तब भी उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये पूरी एक कंडीशन है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू द प्रिविलेजेस। वो प्रिविलेजेस जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स को यहाँ पे मिलते थे। सो इन द पास्ट पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे बच्चे, वो काफी ज्यादा रिवॉल्ट कर रहे थे। कौन कर रहे थे, पीजेंट्स एंड दी वर्कर्स। क्यों कर रहे थे, क्योंकि टैक्सेस टाइम टू टाइम इंक्रीज करते जा रहे थे और फूड स्कार्सिटी की वजह से जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस अभी हमने देखा। लेकिन इनके पास कोई भी एक कॉन्क्रीट मीन्स नहीं था, मीन्स जिसके थ्रू वो अपनी बात को अच्छे से प्रेशराइज करके रख पाए, ना ही प्रॉपर प्रोग्राम्स थे। सिंपली बच्चे हुआ क्या सर, इन जो भी यहाँ पे अटेम्प्ट्स कर रहे थे पीजेंट्स एंड जो वर्कर्स थे, इनकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स इनके जो मीन्स और प्रोग्राम्स थे वो आउटडेटेड हो चुके थे। अब हुआ क्या बच्चे, अब ऐसे में सिंपली ये जो जिम्मेदारी थी कि ये जो सारी चीजें यहाँ पे हम डिमांड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर और सोशल ऑर्डर को चेंज करने के लिए, सर अब वो आ गई है यहाँ पे थर्ड स्टेट्स में, उन लोगों में जो प्रॉस्परस है, यानी जिनके पास एजुकेशन है और न्यू आइडियाज है। अगर हम तरीके से बोल पाए, जो थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, अब वो इस टाइप के यहाँ पे क्या करेगी सर, इस टाइप की जो डिमांड्स थे उनको पुट फॉरवर्ड यहाँ पे करेगी। तो जो 18th सेंचुरी था बच्चे, यहाँ पे इस तरीके के जो सोशल ग्रुप्स थे उनको एमर्ज हुए और यहाँ पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उनको डेडिकेटली यहाँ पे मिडिल क्लास बोला गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर थर्ड स्टेट में तो सभी लोग पुअर थे, तो इनको कैसे वेल्थी बने, ये कैसे ये वेल्थी बने, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन, क्या क्या फैक्टर्स थे। तो बच्चे ये जो मिडिल क्लासेस पीपल थे, यहाँ पे इन्होंने जितनी भी वेल्थ को जनरेट किया था तो वो ओवरसीज ट्रेड किया था। दैट मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया में वो ट्रेड कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करने के साथ साथ उनकी जो वेल्थ है, वो इनकम है, वो जनरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन आता है, ये जो थर्ड स्टेट न्यूली एमर्ज हुआ है, यानी ये जो थर्ड स्टेट है जहाँ पे हम प्रॉस्परस सेक्शन की बात करेंगे, तो उसमें सिर्फ मर्चेंट और मैन्युफैक्चर ही प्रॉस्परस है? नहीं बच्चे, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स भी एमर्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए। क्यों, क्योंकि ट्रेड में लॉयर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट में अगर कोई वायलेट होता है तो उस केस में केस फाइल करने के लिए, तो जिस टाइप्स की जॉब्स की डिमांड ज्यादा आती जा रही थी, उसी टाइप के जो ऑफिशियल्स थे वो भी एमर्ज होते हुए जा रहे थे, और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास में यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो स्लाइड है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजें यहाँ पे समझनी है बच्चे। यहाँ पे तो ये जितने भी एजुकेटेड पीपल्स थे यहाँ पे बच्चे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी सर, जिनको एजुकेशन मिलती जा रही थी, यानी जो न्यू न्यू आइडियाज को यहाँ पे इनकलकेट करते जा रहे थे, समझते जा रहे थे, अब वो उसी बेसिस पे अपनी सोसाइटी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जामाइन कर रहे हैं। और उन्होंने जब एग्जामाइन किया तो उनको ये देखने को मिला कि सर हम सभी इक्वल हैं और हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए
जिसको जो प्रिविलेजेस हैं वो बर्थ से मिले। फॉर एग्जाम्पल क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कोई पर्सन है जिसने अच्छे से एजुकेशन करके, अच्छे से आगे बढ़ के, मेहनत करके अपनी प्रिविलेजेस को अर्न किया सोसाइटी में, सर दैट इज एक्सेप्टेबल। बट हम क्या बात कर रहे हैं, मियरली अगर आप फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर हो और उसमें बॉर्न हुए हो और आपने कोई भी अचीवमेंट नहीं है, तब भी अगर आपको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो ये एजुकेटेड ऐसे प्रिविलेजेस को यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इनको एंड करना चाहिए बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहे थे कि यहाँ पे एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट पे डिपेंड होनी चाहिए, कि वो कितना मेरिटोरियस पर्सन है यहाँ पे, ना कि इस बेसिस पे कि वो किस स्टेट में उसने बर्थ लिया है बच्चे। तो इसी वजह से ये क्या डिमांड कर रहे हैं बच्चे, इसी वजह से ये जो पीपल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए सभी के पास, और इक्वल लॉज होने चाहिए जो किसी भी स्टेट को डिस्क्रिमिनेट ना करें, हर एक स्टेट के लिए इक्वल लॉज एप्लीकेबल हो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो जितना ज्यादा मेरिटोरियस है, जितना ज्यादा मेहनत करेगा, वो आगे निकल सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फ्रेंच फिलोसफर्स हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बच्चे। फॉर एग्जांपल दी जॉन लॉक, जीन जैक्विस रूसो, मॉन्टेस्क्यू। यानी क्वेश्चन कैसे आएगा, रोल ऑफ दी फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, लेकिन वैसे अगर आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो उसमें काफी ज्यादा फिलोसफर्स हैं, उन्होंने काफी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके आइडियाज थे वो काफी रेवोल्यूशनराइज थे, जहाँ पे लोगों में उन्होंने लॉजिक और रीजन को इन्फ्यूज किया, और वो सारे लोग जो थे वो अब एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे फॉर्म थी सोसाइटी में उसको क्वेश्चन करने लगे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जीन जैक्विस रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने क्या क्या बोला है। अब इसको याद करने के लिए आपको कैसे करोगे, JJM, जे फॉर जॉन लॉक, जे फॉर जीन जैक्विस रूसो और M फॉर मॉन्टेस्क्यू। सबसे पहले जॉन लॉक ने यहाँ पे 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में ये लिखा है इन्होंने कि वो रिफ्यूज करते हैं एक्सेप्ट करना कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीन, ये क्या है कि भैया जो किंग है, भगवान ने उनको अलाउ किया कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे जाके रूल करो। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिवाइन वाली जो थ्योरी थी वो किंग्स और या फिर जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क होते हैं वो क्यों यूज करते थे, बच्चे लोगों की लेजिटिमेसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं शिवम सर ने भगवान को भेजा सोशल्स पढ़ाने के लिए, ठीक है, और उस टाइम पे इमेजिन करो कि सिर्फ मैं ही पढ़ाने वाला था, तो तुम लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मानोगे कि हाँ कि सर ये भगवान का अवतार है, उन्होंने भेजा है इनको और हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए यहाँ पे बच्चे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ जो थ्योरी होती है वो डिवाइन से रिलेटेड है। दूसरा कि सर जो किंग है यानी जो मोनार्क है उसके पास एब्सोल्यूट राइट है, दैट मीन्स कि भैया कभी कभी तो लगता है ना अपुनिची भगवान है, तो ये वाले मोनार्क है यहाँ पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सारी पावर्स इनके हाथ में ही है। तो जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में रिफ्यूज किया है कि 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवीन और दूसरा एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। आई होप अब इसके बाद कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। सेकेंड इज द जीन जैक्विस रूसो की बात करेंगे तो रूसो ने यहाँ पे एक आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया है कि जो गवर्नमेंट है यानी जो भी गवर्नमेंट को हम चूज करते हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे होनी चाहिए। बच्चे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए, सर पीपल के बीच में होना चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के पीपल थे, यानी हम आप बात कर रहे हैं कि जितने भी मेरे यहाँ पे SST ओनली के मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है एज देयर लीडर, ठीक है, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अगर कोई भी बात होगी तो मैं उनके बिहाफ पे बोलूंगा यहाँ पे। लेकिन हमारे और आपके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सर जब तक हमने आपको चूज किया है और हमने आपको इसलिए चूज किया कि आप हमारे बेटरमेंट या फिर वेलफेयर के लिए काम करोगे, जहां पे आपने हमारे बेटरमेंट और वेलफेयर को छोड़ के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, सर वहां पे हमारा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये ऑप्शन है कि आपको हटा के किसी दूसरे को हम अपॉइंट कर देंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव जो इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा बच्चे यहाँ पे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आते हैं मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने यहाँ पे बच्चे इन द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने बताया है कि सर यहाँ पे पावर का डिवीजन होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ रखे हो बच्चे यहाँ पे कि सिंपली इंस्टीट्यूशंस वाले चैप्टर में, कौन सा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, तो मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला है कि सर स्पिरिट ऑफ लॉज में कि पावर जो है वो किसी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट में जो पावर है वो 3 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सर लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, और सर लॉ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई ऐसा लॉ बन जाता है जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फिर वो सोसाइटी के अगेंस्ट है या फिर एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा एक्शन ले लेता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करेगा। मतलब पहले ये सारी पावर्स किंग के हाथ में थी, अब हम सेपरेट सेपरेट पावर्स जो है सेपरेट सेपरेट इंस्टीट्यूशंस यानी हम
डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने यहाँ पे जो डोमेन है उसमें काम करेंगे, और अगर कोई भी एक दूसरे के डोमेन में आता है तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आ सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता, और इसी तरीके से और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये सारा ट्रू है बच्चे यहाँ पे। अब इस टाइप के जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो मॉडल हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, अभी तक जो हमने यहाँ पे फिलोसफर्स के व्यू पॉइंट से जो डिस्कस किया, सर इस टाइप की गवर्नमेंट्स ऑलरेडी यूएसए में आ चुकी थी यहाँ पे, जहाँ पे जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर दिया था, यानी डिक्लेयर कर दिया था फ्रॉम दी ब्रिटेन। जो हमने देखा था यहाँ पे जो लुई 16 आने के बाद इंडल्ज हो गए थे जिस वॉर में, सर हम उसी चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस बच्चे, जो अमेरिकन में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, और साथ ही साथ यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोल रहे थे, यानी एक तरीके की इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी दी गई थी अमेरिका में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट करता है जो भी फ्रांस में पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। अभी जितने भी आइडियाज थे फिलोसफर्स के बच्चे, ये कैसे स्प्रेड हुए, तो सिंपली जो सैलून्स होते थे, अब सैलून्स का मतलब यानी जब बाल कटाने जाते हैं यहाँ पे, तो सैलून का मतलब क्या होता है, सिंपली एक तरीके से आप एक पब्लिक गैदरिंग की हम बात कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप लाइक इंटेलेक्चुअल हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस आएंगे, डिस्कस करेंगे अपनी जो भी आइडियोलॉजीज हैं, और उसी के थ्रू यहाँ पे ये जो इश्यूज होते थे या फिर जो आइडियोलॉजीज होती थी वो एक दूसरे से डिस्कस की जाती थी और वो स्प्रेड होती थी यहाँ पे। कॉफी हाउसेज हो गए बच्चे, यहाँ पे बुक्स और न्यूज़पेपर्स की तरह अगर हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो वो स्प्रेड होंगे आइडियाज। तो इस टाइप से ये जो चीजें थी बच्चे यहाँ पे सर वो स्प्रेड हुई थी, यानी जो आइडियाज थे फिलोसफर्स के वो ऐसे स्प्रेड हुए थे। अब सिंपली बच्चे यहाँ पे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था उनके लिए ये जो सारी चीजें थी यहाँ पे सर जोर जोर से यहाँ पे बोला जाता था, सो दैट उन लोगों को भी ये आइडियाज पता चल जाए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अब द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, कि सर अभी तक तो स्टेट बहुत ज्यादा था और लोग अपोज कर रहे थे बच्चे, अब ये भी बात आ रही थी कि प्रिविलेजेस को भी एंड किया जाए ऑन द बेस ऑफ द बर्थ। सारा जो टैक्सेशन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही था बर्डन। अब ऐसे में जब ये बात सुनने को आई कि भैया वो फर्दर टैक्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जितने भी पीपल थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि हर बार हम ही क्यों सफर करें, हम ही क्यों ज्यादा टैक्स दें, वाई द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स। सर जो प्रिविलेजेस है उनकी एंड की जाए, एंड इवन द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो अभी तक एग्जेम्प्टेड थे उनको भी टैक्सेस अंडर यहाँ पे लेके आया जाए। अब बच्चे ये सोर्सेज हैं यहाँ पे, अकाउंट्स ऑफ द लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजीम। तो मैं यहाँ पे आपको एक ये होमवर्क है आपके लिए कि आप स्क्रीन को पॉज करिएगा और यहाँ पे आप पढ़िएगा और आपको ये सोर्स से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको फर्दर एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझना है कि इस पैसेज में क्या दे रखा है तो आप इजिली एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशंस। अब लुई 16 ने बोल तो दिया कि वो टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे बच्चे यहाँ पे, जो अभी तक हमने चीजों को देखा, लेकिन अब इमेजिन करके देखिए सर वो कैसे करेंगे यहाँ पे, मतलब कि टैक्सेस को फर्दर इंक्रीज कैसे करेंगे। अब एक प्रोसीजर है जो उनको फॉलो करना होगा। जो ओल्ड रिजीम थी बच्चे फ्रांस में, और वहां पे जो मोनार्क था अकेले उसके पास पावर नहीं थी, मींस अलोन उसके पास पावर ये नहीं थी कि वो टैक्सेस को इंपोज कर पाए। फिर सर टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए उसको एक मीटिंग को यहाँ पे बुलाना पड़ता था ऑफ द स्टेट्स जनरल, जो कि यहाँ पे न्यू टैक्स के प्रपोजल को यहाँ पे पास करेगी बच्चे। अब क्वेश्चन क्या था कि स्टेट जनरल क्या है सर, स्टेट जनरल में क्या है, सो स्टेट जनरल एक तरीके की पॉलिटिकल बॉडी है बच्चे, जहां पे तीनों स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजते थे और वो लोग डिस्कस करते थे, और उसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाते थे, प्रपोजल्स आते थे, उनको पास किया जाता था। अगर हम बात करेंगे सर, मोनार्क जो है अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, लेकिन बाकी के डिसीजंस वो अकेले नहीं ले सकते थे। अब लास्ट टाइम पे ये जो मीटिंग बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1614 के टाइम पे, उसके बाद से ये मीटिंग बुलाई नहीं गई थी। और हम कितने की टाइम की बात कर रहे हैं, हम 1780s की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सालों के बाद ये बुलाई गई, 1789। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 ने यहाँ पे बुलाया बच्चे कि सर असेंबली होगी स्टेट जनरल की, ताकि हम न्यू टैक्सेस को यहाँ पे क्या कर पाए, पास कर पाएंगे यहाँ पे। उसके लिए एक हॉल को यहाँ पे सजाया गया जिसका नाम था हॉल ऑफ वर्साइले। सर यहाँ पे बोला गया कि सभी यहाँ पे जो डेलीगेट्स आएंगे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स में, यहाँ पे आके बैठेंगे और उसके बाद हम न्यू टैक्स के प्रपोजल्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट स्टेट में आपको पता है कौन है, क्लर्जी, यस वेरी गुड। और सेकंड स्टेट में कौन से हैं, यस नोबिलिटी। इन दोनों ने ही अपने अपने स्टेट्स में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच भेजे, यानी 300 प्लस 300 कितने हो गए, 600। सर उनको यहाँ पे एक तरीके का इस टाइप की यहाँ पे एक रो थी और एक रो यहाँ पे थी, और दोनों क्या होंगे, सामने आमने सामने बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब कितने हो गए सर? 300 ये हो गए फर्स्ट स्टेट के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और 300 ये हो गए। सो टोटल यहाँ पे 600 हो गए। और बाकी के यहाँ पे जो 600 मेंबर्स थे वो थर्ड स्टेट से, उनको यहाँ पे बोला गया कि सर आप ये पीछे यहाँ पे खड़े रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे आप, मतलब गजब बेइज्जती है। द थर्ड स्टेट वो रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड द एजुकेटेड मेंबर्स। क्यों? बाकी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। उन्होंने बोला तुम जाओगे, तुम भोले इंसान हो, हमें भेजो, हम पढ़े लिखे हैं, हम जाके यहाँ पे सिंपली खटिया खड़ी कर देंगे। बोले ठीक है सर जाओ। सो पीजन आर्टिशंस एंड विमेंस, उनको कोई भी एंट्री नहीं थी इस असेंबली में यहाँ पे बचे। ऑल्दो इनके जो ग्रीवांसेस थे, जितनी भी डिमांड्स थी, उनको बोला गया था कि आप लेटर्स लिख के दे दो, देखेंगे जरा। तो ऐसे 40,000 लेटर्स में उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, ग्रीवांसेस जिसको बोलते हैं, और डिमांड्स थे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे, वो अपने साथ यहाँ पे लेके गए, बोरा भर के लेके गए। अब हो गया बच्चे, यहाँ पे समझना है सर वोटिंग जो थी यहाँ पे स्टेट जनरल में कैसे होती थी। यहाँ पे सर प्रिंसिपल था वहां पे कि हर एक स्टेट का सिर्फ एक वोट है। तो टेक्निकली आप ज्यादा मेंबर्स हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो 300 मेंबर्स भी एक वोट है फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में 300 मेंबर्स भी एक वोट है, और इवन 600 जो थर्ड स्टेट है उसमें भी एक ही वोट है। इस टाइम भी जो लुईस 16 थे उन्होंने बोला ये जो सेम प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू रहेगी। बट यहाँ पे जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे उन्होंने अपोज कर दिया। बोले सर हम इस प्रैक्टिस को नहीं मानेंगे, हम एक न्यू प्रैक्टिस चाहते हैं जो कि बेस्ड है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, जहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं हर एक पर्सन का वन वोट होगा। तो फर्स्ट स्टेट का यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है दैट इज क्लर्जी की बात करेंगे, तो वहां पे कितने लोग थे? 300 थे। लेकिन पहले वाले सिस्टम में कितना वोट था? वन वोट था। और इसी तरीके से दूसरे में यहाँ पे कौन है? नोबिलिटी। अब ये जो नोबिलिटी है सर वहां पे भी कितने लोग हैं? 300। और सर पहले वाले सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनका कितना वोट था? वन। थर्ड में आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट में नॉर्मली यहाँ पे प्रॉस्परस और पुअर पीपल्स आ जाएंगे। कितने मेंबर थे? 600। लेकिन इनका भी कितना वोट था? फर्स्ट वोट। अब हम बात करें टैक्सेस की, प्रिविलेजेस की, एंड करने की बात करें, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट यहाँ पे क्या हो जाते थे? मिल जाते थे। 2:1 से हमेशा से ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट जीत जाते थे, और थर्ड स्टेट को अपनी बात रखने का कभी भी मौका नहीं मिलता था। सो ड्यू टू विच बच्चे वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब सर यहाँ पे जो वोटिंग्स होगी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होगी यहाँ पे। और सिंपली यहाँ पे जो लाइक जो रूसो हैं यहाँ पे उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है उन फिलोसफर्स की, यहाँ पे जो बोल रखा है उनकी यहाँ पे बात वो लोग कर रहे थे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब किंग भाई साहब क्या करेंगे? उनको लगेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो सर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। सर सभी लोग हमें अपोज करने लगेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपर हैंड है वो किसके पास चला जाएगा? थर्ड स्टेट्स के पास चला जाएगा। तो किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या सर, उनको लगा जो थर्ड स्टेट्स के, बोले गजब बेइज्जती है, तो सारे लोग उठ के यहाँ पे चले गए, यानी एज अ प्रोटेस्ट में कि किंग जो है वो कभी भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, और एज अ बाइकआउट करके असेंबली का वो लोग यहाँ पे चले गए। अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट्स के बच्चे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे जो एक्चुअल में स्पोक्स पर्सन है फ्रेंच नेशन के सभी लोग, और फाइनली 20 जून को यहाँ पे एक जगह असेंबल हुए, क्योंकि जो वर्साइले था बच्चे यहाँ पे उसमें एंट्री बंद कर दी गई थी। यहाँ पे उन लोगों को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वो सिंपली इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइले, तो वहीं पे वो लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि ये एक नेशनल असेंबली है, और ये जो नेशनल असेंबली है तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे, यानी इन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक फ्रांस के लिए एक हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम या ड्राफ्ट नहीं कर लेते। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे फ्रांस के लिए, इसमें जो मोनार्क की पावर है वो लिमिटेड होगी। अर्लियर अनलिमिटेड पावर्स थी, अब यहाँ पे लिमिट लगाया जाएगा मोनार्क की पावर पे। और साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड स्टेट के अलावा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु आर दी मिराबियो एंड दी अबिसीस, और अपार्ट फ्रॉम दी थर्ड स्टेट कौन से मेंबर्स ने सपोर्ट किया था नेशनल असेंबली को। तो सबसे पहले मिराबियो की बात करेंगे, तो ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो बच्चे सेकंड स्टेट नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं जो बर्थ के बेसिस पे हैं, उनको आपको क्या करना है? गिव अवे कर देना है। साथ ही साथ इन्होंने जनरल्स भी लिखी है ताकि लोग अवेयर हो पाए, और वेरियस स्पीचेस भी दी हैं जब सभी लोग इकट्ठा हुए थे वर्साइले में। अब एसीज की बात करेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेट क्लर्जी से बिलोंग करते हैं, प्रीस्ट हैं, और इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखी है जिसका नाम है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इसमें इन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो प्रिविलेजेस जो बर्थ के बेसिस पे बेस्ड हैं उनको आप गिव अवे कर दीजिएगा। अब ये जो इमेज है इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफी लेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में तो काफी मैसी हो जाएगी इमेज। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए इन केस अगर आ जाता है तो ये टेनिस कोर्ट ओथ है, जहाँ पे सभी लोगों ने ली थी, और यहाँ पे ये बोला था कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए और ड्राफ्ट नहीं कर लेते कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें थर्ड स्टेट के मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, अबेसीज एंड दी मिरापियो। अब इस स्केच को किसने बनाया था? दैट इज जैक्विस लुइस डेविड ने बनाया था बच्चे यहाँ पे। और सिंपली क्या था? दिस
पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन दी नेशनल असेंबली, जहां पे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे। अब नेशनल असेंबली तो बिजी थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी। ऐसा क्यों हुआ था बच्चे? काफी ज्यादा सीवियर विंटर पड़ा और जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट था वो अच्छे नहीं हो पाया और वो बैड हार्वेस्ट हुआ। तो ऑलरेडी आपको पता है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फर्दर इंक्रीज प्राइस थे ब्रेड के वो दोबारा से और इंक्रीज हो गए। और जो बेकर्स थे इस चीज का एक्सप्लॉइट करेंगे इस सिचुएशन का, उन्होंने क्या किया, होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि वो जितना भी सामान था उसको और कम कम रिलीज कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में स्कार्सिटी हो जाएगी और लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे खाने के लिए यहाँ पे। तो उनको ये लगा कि हम इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके ज्यादा पैसों को अर्न कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि आपको लॉन्ग आवर्स खड़ा होना पड़ता था बेकर्स की शॉप पे, तब जाके आपको कुछ ब्रेड मिलती थी। अब इसी से गुस्सा होकर कुछ एंग्री विमेंस जो थी उन्होंने यहाँ पे जो बेकर्स की शॉप थी उन पे अटैक कर दिया और काफी ज्यादा सिचुएशन क्या हो जाती है और खराब हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। अब इसी टाइम पे यहाँ पे जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर कर दिए ट्रूप्स को पेरिस में, और फिर जो यहाँ पे स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल वाला जो इंसिडेंट सबसे पहले हमने पढ़ा था वही सारी चीज यहाँ पे हो जाती है बच्चे। ऑन 14 जुलाई एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड दी बेस्टाइल, जो कि काफी एक डिप्रेशन और सप्रेशन का सिंबल था यहाँ पे। ठीक है, अब ये कुछ एक इमेज है, फिगर 6 स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर। द मैप शोज हाउ बैंड्स ऑफ द पीजेंट्स स्प्रेड फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर। तो किस किस एरिया से कहाँ पे गए थे, ऑल्दो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे, आपको अच्छे से समझना होगा। उससे पहले एक न्यू वर्ड आया है दैट इज चैट्यूए, CHATEAU, और कभी कभी इसको एक्स भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी कैसल, जो यहाँ पे हाउसेस होते थे ना यहाँ पे लॉर्ड्स के, या फिर स्टेटली रेसिडेंस जो कि किंग या फिर उनके जो एरिस्टोक्रेट्स हैं नोबलमैन से बिलोंग करेगा। मैनर जो है यहाँ पे एक तरीके से स्टेट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स की लैंड्स होंगी और उनके यहाँ पे घर होंगे, मेंशन होंगे यहाँ पे। इन दोनों वर्ड को अभी हम इस स्लाइड में यूज करेंगे, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको यहीं से पता होना चाहिए। चैटुए बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, और मैनर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब बच्चे जैसे जैसे ये जो रूमर्स थी वो स्प्रेड होती जा रही थी विलेजेस टू विलेजेस। अब वो रूमर्स थी क्या, अब रूमर्स ये थी, और सबसे पहले यहाँ पे कंट्री साइड में आपको बताऊं तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मेन टाउन है, इस मेन टाउन के पास वाला जो एरिया है यानी जो लगा हुआ एरिया है वो आपका यहाँ पे कंट्री साइड हो जाएगा। दैट मीन्स विलेजेस वाला एरिया की हम बात करेंगे कि जैसे जो बरेली सिटी अगर हम बात करें अपने एरिया की, उसके आसपास वाला जो एरिया है यहाँ पे तो वो कंट्री साइड कहलाएगा। तो यहाँ पे बच्चे था क्या, और ये रूमर्स क्या थी, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो लॉर्ड्स हैं, मैनर क्या है यहाँ पे एक स्टेट जिसमें डिफरेंट लॉर्ड्स की लैंड्स है और यहाँ पे उनके मेंशन है। उन्होंने कुछ यहाँ पे दैट इज लोगों को हायर किया है, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स को हायर किया है, जो यहाँ पे जितनी भी राइप क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि मार्केट में क्या हो जाए, स्कार्सिटी हो जाए, जिसकी वजह से उनको काफी और इनकम यहाँ पे मिल जाए। अब ये सारी चीजों की वजह से और क्या हुआ, पीजेंट्स ने यहाँ पे क्या किया कि सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी यहाँ पे जो अपने टूल्स थे, होस थे, पिच फोक्स थे, इसको लेके और यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया चैटुएक्स पे, अगेन कैसल जो भी यहाँ पे नोबलमैन का घर होगा। अब उनको जितना भी यहाँ पे सामान मिला सारी चीजें उन्होंने लूटपाट कर ली यहाँ पे, होर्डेड कर ली यहाँ पे, और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स थे कि आपको कितना ड्यू देना है, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे वही खाता जो भी अकाउंटेंट वाला यहाँ पे जो होता है सारी चीजों का हिसाब कि आपको इतने रुपीज देने हैं, इतना आपने लोन लिया था, इतने आपके पास ग्रेन्स यहाँ पे देने हैं, आपको रेवेन्यू देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, ना डॉक्यूमेंट्स बचेगा ना ही आप क्लेम कर पाओगे आके। और लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स क्या हुआ बच्चे, इससे डर के यहाँ पे अपने होम छोड़ के आसपास के एरियाज में या फिर कंट्रीज में यहाँ पे चले जाते हैं। अब सर सिंपली यहाँ पे अब काफी लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो फेस विद द पावर ऑफ रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुइस 16 ने यहाँ पे क्या किया बच्चे कि यहाँ पे उनको सर जबरदस्ती, ऑल्दो वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी किसको, नेशनल असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर दी है, और उन्होंने एक्सेप्टेड किया है यहाँ पे जो प्रिंसिपल है कि इनकी जो पावर है अब सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएगी। दैट मीन्स अभी तक जो मोनार्की अनलिमिटेड पावर के थ्रू रूल कर रही थी, अब वहां पे आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की में क्या डिफरेंस है बच्चे, सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की में ये डिफरेंस है कि मोनार्की सिंपली अगर मोनार्की है तो वो सारी पावर्स अपने हाथ में लेती है, सारी सेंट्रलाइज पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किंग की पावर ऑलरेडी मेंशन है, उससे आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फाइनली ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त 1789 असेंबली यहाँ पे एक डिक्री पास करती है, डिक्री को यहाँ पे कभी कभी हम लॉ भी बोल देते हैं, तो डिक्री इज अनदर नेम ऑफ द लॉ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि सर ये जो फ्यूडल सिस्टम था बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा था, यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस हमको पे करने पड़ते थे उसको आपने एंड किया, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। सेकंड इज जो मेंबर्स हैं क्लर्जी के, सर
वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी प्रिविलेजेस थी उनको बेस्ड ऑन दी बर्थ उनको गिव अप करनी पड़ेगी। जितनी भी तिथीज यहाँ पे जो टैक्स था बचे एबॉलिश, एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च जो थी उनको सबको कन्फिस्केट कर दिया गया, मीन्स उनसे छीन लिया गया यहाँ पे। एज ए रिजल्ट जो गवर्नमेंट था सर, उनको जो एसेट्स मिले हैं सर वो वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रेस के मिले थे, और हमारे पास टैक्स कितना था, सॉरी यहाँ पे टैक्स इन द सेंस लोन कितना था, 3 बिलियन लिब्रे। तो अब इजिली हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड जो हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे सर, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंडर में यहाँ पे काम करता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।